सुरुचिपूर्ण साड़ी पहने थी। दोनों यथेष्ट सभ्य और सुशील जान पड़ती थीं। ज्येष्ठा के देखने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था कि किसी समय वो सुंदर रही होगी, पर अब अस्वस्थता के कारण उसका मुखमंडल बिल्कुल निस्तेज जान पड़ता था। कनिष्ठा यद्यपि सौंदर्य कला की दृष्टि से सुंदरी नहीं थी, तथापि उसके मुख की व्यंजना में एक ऐसी सरल मधुरिमा वर्तमान थी, जो बरबस आंखों को आकर्षित कर लेती थी। आज कई कारणों से महेंद्र का जी दिन भर अच्छा नहीं रहा। गाड़ी में बैठने तक वह चिंतित, अन्यमनस्क तथा उदास था, पर गाड़ी में बैठते ही शिष्ट, सुशील तथा सुंदरी महिलाओं के साहचर्य से उसके खिन्न मन में एक सुखद सरलता छा गई। यद्यपि वह संकोच के कारण कुछ कम घबराया हुआ न था, तथापि चश्माधारी सज्जन की भोली आकृति तथा सरल भाव भंगिमाओं से और महिलाओं की शालीनता से उसे इस बात पर धीरे धीरे विश्वास होने लगा था कि उनके बीच किसी प्रकार का संकोच अनावश्यक ही नहीं बल्कि अशोभन भी है। चश्माधारी सज्जन ने चश्मा उतारकर एक रुमाल से उसे पोंछते हुए पूछा, आप क्या शिकोहाबाद जा रहे हैं? जी नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्या आप शिकोहाबाद में ही रहते हैं? जी नहीं, मुझे टुंडला जाना है। मैं वहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। इधर कुछ दिनों के लिए घर आया हुआ था। अब अपनी वाइफ को और सिस्टर को लेकर वापस जा रहा हूँ। सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उसे हवा बदली के लिए ले जा रहा हूँ। एक साधारण से प्रश्न के उत्तर में इतनी बातों से परिचित होने पर महेंद्र को नवपरिचित सज्जन की बेतकल्लुफी पर आश्चर्य हुआ और वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने अनुमान लगाया कि ज्येष्ठा महिला सिस्टर होगी और कनिष्ठा वाइफ। थोड़ी देर में गाड़ी चलने लगी। कोई दूसरा यात्री उस डिब्बे में न आया। चश्माधारी महाशय गाड़ी चलने के कुछ देर बाद ऊँघने लगे। वे रह न सके और बंधे हुए बिस्तर को तकिया बनाकर एक दूसरे बेंच पर लेट गए और लेटते ही खर्राटे लेने लगे। न जाने क्यों, महेंद्र के मन में यह विश्वास जम गया कि इन नवपरिचित महाशय का जीवन बड़ा सुखी है। उनकी बेतकल्लुफी तथा उनके मुख का आत्म संतोषपूर्ण भाव देखकर उनके मन में यह विश्वास जमने लगा था और जब उसने उन्हें निश्चिंत सोते हुए तथा खर्राटे भरते देखा, तो उसकी यह धारणा दृढ़ हो गई। ज्येष्ठा महिला ने भी थोड़ी देर में ऊँघना शुरू कर दिया। वह ऊँघती जाती थी और बीच बीच में जब जबरदस्त हिचकोला खाती थी तो जाग पड़ती थी। केवल कनिष्ठा महिला पुनर्तः सजग थी। वो कभी खिड़की के बाहर झांककर चांदनी के उज्ज्वल आलोक में शायद पल पल परिवर्तित प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेती थी, कभी ऊँघने वाली महिला की ओर देखती थी, कभी खर्राटे भरने वाले महाशय शायद अपने पति को एक बार सरसरी निगाह से देख लेती थी और कभी महेंद्र को स्निग्ध किंतु विस्मय की उत्सुकता से पूर्ण आंखों से देखने लगती थी। उन आंखों की स्थिर दृष्टि जब महेंद्र पर आकर पड़ती थी तो उसे ऐसा मालूम होने लगता कि मोहाविष्ट हुआ जा रहा है और उसकी सारी आत्मा, यहाँ तक कि सारा शरीर भी अपना रूप बदल रहा है और यह किसी अव्यक्त तथा अतीन्द्रिय मायावी स्पर्श से कुछ का कुछ हुआ जा रहा है। वो उस स्थिर दृष्टि का तेज सहन न कर सकने के कारण आंखें फिरा लेता था। गाड़ी टटर टट शब्द से चली जा रही थी। जागृत महिला की गुलाबी साड़ी का आंचल हवा के झोंके से नीचे खिसक कर उसके लहराते हुए घनकुचित काले केशों की बहार दिखा रहा था। गुलाबी साड़ी भी हवा के जोर से फर फर फहरा रही थी। महेंद्र पूर्ण जागृत अवस्था में स्वप्न देखने लगा। उसे ये भी भ्रम होने लगा कि यह महिला, जो इसके पहले उसके लिए एकदम अज्ञात थी और निश्चय ही सदा अज्ञात रहेगी, न जाने किस चिदानंदमय लोक से अकस्मात आविर्भूत होकर उसके पास आ बैठी है और गुलाबी रंग की पताका फहराकर विश्व विजय को निकली है और वह उसका सारथी बनकर उस अनंतगामी रेल रूपी रथ पर चला जा रहा है। सारा विश्व, समस्त मानवी तथा मानसी सृष्टि उसके लिए उस कंपार्टमेंट के भीतर समा गई थी, जिसमें ऊँघने वाली महिला तथा सोए हुए सज्जन का कोई अस्तित्व नहीं था, और उसके बाहर क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाले अस्थिर माया जगत का चिर चंचल रूप एकदम असत्य सत्ताहीन सा लगता था। महेंद्र सोचने लगा कि उसने जीवन में कितनी ही स्त्रियों को विभिन्न रूपों तथा विचित्र परिस्थितियों में देखा है, पर आज का ये बिल्कुल साधारण सा अनुभव उसे क्यों ऐसा अपूर्व तथा अनुपम लग रहा है। वह सोच ही रहा था कि फिर उस विश्व विजनी ने अपनी सुंदर विस्मित आंखों की रहस्यमयी उत्सुकता से भरी स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा। वह मन ही मन संबोधित करते हुए कहने लगा, चिर अज्ञाता, चिर अपरिचिता देवी, तुम मुझसे क्या चाहती हो?
तुम्हारी इस मर्मभेदिनी दृष्टि का क्या अर्थ है? दैवयोग से महाकाल के इस नगण्यतम क्षण में, जिसकी सत्ता महासागर में एक क्षुद्रतम बुदबुदे के बराबर भी नहीं है, हम दोनों का आकस्मिक मिलन घटित हुआ है, और महासागर में बुदबुदे की तरह ये क्षण सदा के लिए विलीन हो जाएगा। तथापि इतने ही अरसे में क्या तुम हम दोनों के जन्मांतर के संबंध से परिचित हो गई, अथवा ये सब कुछ नहीं है? तुम्हारी आंखों की उत्सुकता का कोई मूल्य नहीं है, मेरी विह्वल भावुकता का कोई महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण जो कुछ है, वह है तुम्हारे पास लेटे हुए व्यक्ति का खर्राटे भरना। शिकोहाबाद पहुंचने पर चश्माधारी सज्जन की नींद न टूटी और ज्येष्ठा महिला ऊँधती रही। पर महेंद्र की विश्वविजनी की आंखों में एक क्षण के लिए भी निद्रा रसावेश का लेश नहीं दिखाई दिया। वह बीच बीच में अपनी मर्म भेदिनी दृष्टि की प्रखर उत्सुकता से उसके हृदय को अकारण निर्मम रूप से बिध करती चली जाती थी। फलस्वरूप महेंद्र की गुलाबी मोहकता भी शिकोहाबाद पहुंचने तक अखंड बनी रही। शिकोहाबाद पहुंचने पर विश्वविजनी ने चश्माधारी सज्जन के किंचित स्थूल शरीर को हाथ से हिलाते हुए जगाया। ऊँधती हुई महिला भी संभल कर बैठ गई। कुलियों से सामान उतरवाकर चारों व्यक्ति उतर पड़े। दिल्ली वाली गाड़ी जिस प्लेटफॉर्म पर लगने वाली थी, वहां को जाने के लिए पुल पार करना पड़ा। पुल पार करके वे लोग जिस प्लेटफॉर्म पर आए, वहां कहीं एक भी बत्ती जली हुई नहीं थी। पर चूंकि सर्वत्र निर्मल चांदनी छिटक रही थी, इसलिए बत्ती की कोई आवश्यकता न जान पड़ी। गाड़ी के आने में अभी 1.5 घंटे की देर थी। चश्माधारी महाशय एक बेंच पर बिस्तर फैलाकर लेट गए। दोनों महिलाएं भी नीचे रखे हुए सामान के ऊपर बैठ गईं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के थाना फुलेरा के गांव हिरनोड़ा में दिनेश वर्मा पत्नी हेमलता उर्फ हेमा एवं 2 बच्चों के साथ रहता था। बच्चों में बेटी की उम्र 5 साल और बेटे की उम्र 3 साल थी। दिनेश की शादी करीब 7 साल पहले हुई थी। दिनेश पढ़ा लिखा था, मगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो परिवार का गुजारा करने के लिए दूसरे काम करने लगा था। वह रोज सुबह काम पर जाता और शाम को घर लौटता था। हेमलता पढ़ी लिखी थी। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती थी। उसके पड़ोस में रहने वाला रिश्ते का देवर योगेश वर्मा भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हेमलता और योगेश प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी साथ बैठकर करते थे। प्रतियोगी परीक्षा होती तब भी दोनों साथ ही जाते थे। देवर भाभी का रिश्ता था। दोनों के बीच हंसी ठिठोली भी होती थी। गुरुवार 4 मार्च 2021 की बात है। रात करीब 2:30 बजे हेमा के कमरे से उसके रोने की आवाज आने लगी। रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर मकान के दूसरे हिस्से में सो रही हेमा की सास, चाचा, ससुर का परिवार और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आधी रात को क्या हो गया जो हेमा रो रही है। उन सभी ने बंद कमरे का दरवाजा खटखटाया। दिनेश, दरवाजा खोलो। बहू क्यों रो रही है? सुनकर हेमा ने रोते हुए कमरे की चिटकनी गिराकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जो मंजर लोगों ने देखा, वह बड़ा भयावह था। दिनेश बेड पर खून से लथपथ मृत हालत में पड़ा था। उसका गला कटा हुआ था। काफी खून बिखरा हुआ था। ये दृश्य देखकर दिनेश की मां रोने लगी। किसी तरह उन्हें चुप कराया गया।